चलिए आज हमको जर्नल एंट्री में अपने अकाउंट्स में ये दो नाम जो आपके सामने दिख रहे हैं इन्हीं को पढ़ना है, समझना है। ये दोनों का दोनों रियल अकाउंट है और ये हमेशा चेंज होता रहता है। चेंज होने का मतलब ये हुआ कि किसी दुकान पर वही चीज गुड्स हो जाएगा और किसी दुकान पर वही चीज एसेट्स हो जाएगा। देखते हैं क्या चीज है, गुड्स क्या है। देखो जैसे अगर मोबाइल का दुकान है तो मोबाइल मेरे लिए गुड्स हो गया और उस मोबाइल के दुकान पर भाई टेबल भी होगा, चेयर भी होगा, लैपटॉप भी होगा। उन चीजों का दुकान तो है नहीं वो, फिर वो रखा क्यों गया है? ताकि बिजनेस का के लिए इस्तेमाल किया जा सके उसको, लेकिन उससे व्यापार करने के लिए नहीं रखा गया। मतलब उसको बेचने के लिए मोबाइल की दुकान में जो कुर्सी टेबल रखा गया है, क्या वो बेचने के लिए रखा गया है? नहीं रखा गया, वो इस्तेमाल के लिए रखा गया है। तो मोबाइल की दुकान में मोबाइल गुड्स हो गया और फर्नीचर, लैपटॉप, ये सब क्या हो गया? एसेट्स हो। बात समझ आई? अच्छा, फर्नीचर की दुकान में फर्नीचर क्या है? गुड्स है और वहां लैपटॉप रखा हुआ है तो क्या है? वो एसेट्स है। मालिक के पास एक मोबाइल है, वो क्या है? वो एसेट्स। बात समझ रहे हैं? लैपटॉप का दुकान है, वहां फर्नीचर रखा हुआ है, क्या है? एसेट्स है। लैपटॉप क्या है? गुड्स है। बात समझ आ रही है? वही चीज लिखा हुआ है एसेट्स के बारे में कि जो दुकान या संस्था के इस्तेमाल के लिए खरीदा गया हो, जिसे सामान्यतः खरीद बिक्री के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको एसेट्स कहते हैं। और गुड्स किसको कहते हैं? वह वस्तु या संपत्ति जिसे खरीद बिक्री किया जाता है, जिससे व्यापार किया जाता है। मतलब ये उसी लिए रखा ही गया है ताकि खरीद के आएगा और बिकेगा, उस वही व्यापार होगा, तो आपका गुड्स कहलाता है। जैसे मान लो कि मोबाइल का दुकान है मेरा, तो मोबाइल मेरे लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया। तो मोबाइल जब खरीद के लाएंगे तो मोबाइल नहीं लिखते हैं, उसको क्या लिखते हैं? गुड्स लिखते हैं कि गुड्स खरीद के आया। लेकिन मोबाइल का दुकान है, फर्नीचर खरीद के आया है तो फर्नीचर लिखेंगे कि फर्नीचर खरीद के आया। गुड्स में आप आइटम नेम जब जरूरत होता है तभी लिखते हैं, नहीं तो जनरली मोबाइल का दुकान है तो माल तो कहेंगे इसको, लेकिन इस माल का नाम नहीं लिखेंगे, सीधे इसको क्या लिख देंगे? गुड्स लिख देंगे। ठीक है। अगर एसेट्स खरीद के आता है तो मोबाइल की दुकान में एसेट्स क्या क्या हो सकता है? पंखा हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, टेबल हो सकता है। ये सब खरीद के आएगा तो क्या होगा? तो इनका नाम लिखेंगे कि टेबल खरीद के आया है, लैपटॉप खरीद के आया है, पंखा खरीद के आया है। और जब मोबाइल खरीद के आएगा तो उसको लिखेंगे गुड्स खरीद के आया है। समझ में आ गया बात? बोलिए। तो एसेट्स का नाम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? खरीदते हैं बेचते हैं तो लिखते हैं। गुड्स का नाम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? जनरली नहीं लिखते हैं, लेकिन जब इन्वेंट्री की बात आएगी, जब आइटम वाइज बताना पड़ेगा कि कौन सा आइटम कितना पीस खरीदा गया है, वहां पर अंडर में बताते हैं, डायरेक्ट हेड में नहीं बताते हैं। कहाँ बताते हैं? अंडर में बताते हैं। ठीक है, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा कि अंडर क्या है, वो आगे क्लियर होगा। तो यहाँ गुड्स और एसेट्स क्लियर है बाबू जी? दोनों रियल अकाउंट है, चाहे गुड्स होगा तब भी रियल अकाउंट है, वस्तु है, संपत्ति है। और वस्तु संपत्ति है तो भी क्या होगा? रियल अकाउंट ही होगा। रियल का नियम क्या है? आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। कब कब आएगा गुड्स? खरीद के आ सकता है, नहीं रिटर्न में आ सकता है। खरीद के आ सकता है तो आएगा, बेचेंगे तो जाएगा। अब बेचे हैं, अब फिर रिटर्न आ गया तो फिर क्या हो? फिर आ रहा है ना, तो रिटर्न में भी आ सकता है। और जा कैसे सकता है? बेच सकते हैं तब भी जाएगा, या परचेज खरीद के करके लाए हैं और अब क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं, कोई गड़बड़ी हो गया होगा तब भी क्या होगा? तब वो जाएगा। तो भाई आएगा तो डेबिट करेंगे, जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। चलिए देखते हैं। किसी संपत्ति को खरीदना, जैसे कंप्यूटर नगद खरीदा, संपत्ति का नाम लिखते हैं, इसीलिए क्या लिखा गया है? कंप्यूटर यहाँ पर लिखा गया है। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, नरेशन बीइंग कंप्यूटर परचेज विथ कैश। यहाँ नाम कंप्यूटर का क्यों लिखा गया है? गुड्स क्यों नहीं लिखा गया है? क्योंकि गुड्स नहीं है, संपत्ति है। ठीक है ना, संपत्ति का नाम लिखते हैं। क्लियर? कंप्यूटर खरीदा और एटीएम के द्वारा भुगतान किया गया है तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट है। और पैसा कहां से जाएगा? बैंक से जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट, बीइंग कंप्यूटर परचेज एंड पेड बाय एटीएम। क्लियर है? तीसरा ट्रांजेक्शन
नेशनल कंप्यूटर शॉप से कंप्यूटर 20,000 रुपए का क्या उधार खरीदा गया है। उधार खरीदा गया है तो ना कैश होगा ना बैंक होगा, दुकान का नाम इस्तेमाल किया जाएगा ना। अब तो चलो कंप्यूटर आने वाला है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, और कहाँ से आ रहा है? नेशनल कंप्यूटर देने वाला है कि पाने वाला है? देने वाला है, इसलिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। बिंग नरेशन में बिंग मोबाइल परचेज ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, उधार है। अब आइए, संपत्ति खरीद रहे थे, अभी तक संपत्ति को बेच रहे हैं, कंप्यूटर नगद बेचा तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट और कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट। बिंग कंप्यूटर सोल्ड फॉर कैश। दूसरा, कंप्यूटर बेचा 20,000 रुपये में और एटीएम के द्वारा भुगतान पाया है, तो पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा? कहाँ आएगा? बैंक में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और कंप्यूटर जा रहा है तो कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है? बीइंग कंप्यूटर सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय एटीएम। बात समझ आई? अब तक एसेट्स की बात कर रहे थे, इसलिए वहां कंप्यूटर का नाम लिख रहे थे, है ना। अब आ गया क्या? गुड्स, माल नगद खरीदा, तो यहाँ क्या लिखते हैं? केवल गुड्स परचेज लिख दीजिए, लेकिन और ज्यादा बेहतर है केवल परचेज लिख दीजिए। परचेज का मतलब ही होता है गुड्स परचेज। परचेज का मतलब ही होता है क्या? परचेज। आप जरा ये देखिए कि कंप्यूटर जब खरीद के लाया गया था तो कंप्यूटर परचेज नहीं लिखा गया था। कभी भी एसेट्स जब खरीद के लाया जाता है तो उसके साथ परचेज वर्ड नहीं इस्तेमाल किया जाता है, केवल गुड्स के साथ ही परचेज वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। एसेट्स के साथ परचेज या सेल वर्ड नहीं इस्तेमाल किया जाता। क्लियर है जी? तो यहाँ माल खरीदा गया है तो आप केवल परचेज अकाउंट डेबिट कह सकते हो। परचेज अकाउंट डेबिट का मतलब क्या हुआ कि भाई परचेज हुआ है, गुड्स परचेज हुआ है। क्लियर है? आपको समझाने के लिए यहाँ पर गुड्स परचेज भी लिख दिए ताकि और क्लियर हो जाए। और क्या जा रहा है आपके पास से? पैसा जा रहा है, नगद खरीदे हैं भाई, तो कैश अकाउंट डेबिट। बीइंग गुड्स परचेज विद कैश। दूसरा है माल खरीदा और एटीएम के द्वारा भुगतान किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट तो होगा, ठीक है ना। परचेज क्या है? गुड्स है। गुड्स क्या है? रियल है, नहीं आ रहा है तो डेबिट। बैंक के थ्रू पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्या हो गया? बीइंग गुड्स परचेज एंड पेड बाय एटीएम। भाई वो उधार खरीदा गया है केके प्राइवेट लिमिटेड से, माल खरीदा गया है तो परचेज अकाउंट डेबिट तो होगा, लेकिन पैसा गया नहीं है तो क्या करेंगे? पार्टी का नाम डाल देंगे जिस दुकान से खरीदे हैं, तो केके प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? परचेज वर्ड समझ में आ रहा है ना? अच्छा, माल जब बेचेंगे तो उसी जैसे गुड्स परचेज करते समय गुड्स के जगह पर परचेज लिख सकते थे, उसी तरह से गुड्स को बेचते समय केवल सेल लिख सकते हैं, बस सेल लिख सकते। जैसे आपके दुकान में अगर पूछता है कोई आज का सेल कितना है, तो क्या पूछ रहा है आपसे? बताइए कि कितना एसेट्स बेचे हैं आप? नहीं, ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कितना माल बेच दिए। समझ में आ गया बात? तो सेल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो नगद माल बेचा, पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट उसका दूसरा फॉर्मेट हो गया। यहाँ देखिए, माल बेचा और 20,000 रुपया कैसे से पैसा पाए हैं? एटीएम से, तो बैंक में पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। क्लियर जी? यहाँ श्याम प्राइवेट लिमिटेड को 20,000 रुपये का माल क्या किया गया है? उधार बेचा गया है, तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो पैसा के जगह पर क्या कर देंगे? पार्टी का नाम लिखेंगे, श्याम प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है? गुड्स जा रहा है ना, सेल कर रहे हैं, तो इसलिए क्या लिखा है? सेल अकाउंट क्रेडिट लिखा है। बीइंग गुड सेल ऑन क्रेडिट टू श्याम प्राइवेट लिमिटेड। बताइए यहां तक समझ में आ गया बात जी? तो एक ट्रांजेक्शन और बताइए हमको। जैसे हमने कहा कि माल 2,000 रुपए का वापस किया, क्या किया? वापस किया और नगद पाया, तो क्या एंट्री बनेगा? अब देखिए, पैसा आ रहा है ना, पैसा आ रहा है, एक तो कैश हो गया, तो भाई आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और ये माल किस रूप में आ रहा है? किस रूप में जा रहा है? सॉरी, किस रूप में जा रहा है? रिटर्न के रूप में आया था। तो किस आया था जब खरीद के, तो क्या लिखे थे? परचेज। तो जाएगा तो क्या चीज लिखेंगे? परचेज रिटर्न। क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न।
अरे भाई खरीद के आया था तो परचेज लिखे हैं, लेकिन हम बेच नहीं रहे हैं इसको, फिर उसी के पास वापस भेज रहे हैं, तो परचेज रिटर्न लिखेंगे। समझ में बात? तो यहाँ क्या लिख देंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट क्या क्रेडिट। 2000 रुपया है तो 2000 रुपया बाद लिख दीजिए। परचेज अकाउंट के बदले सेल्स रिटर्न लिख सकते हैं? नहीं, क्यों लिख सकते हैं? सेल्स रिटर्न का मामला अलग हो गया। सेल्स रिटर्न का मतलब हम बेचे हैं, कस्टमर हमको वापस कर दिया, वो सेल्स रिटर्न हो गया। यहाँ तो हम खरीदे थे और हम अपने जिससे खरीद रहे हैं उसको वापस कर रहे हैं, दोनों बात अलग है ना। हम महाजन को वापस कर रहे हैं और हमको कोई वापस करेगा तो कौन करेगा? कस्टमर वापस करेगा। तो जब कस्टमर वापस करेगा तो सेल्स रिटर्न, हम जब महाजन को वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न। क्लियर है? बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, माल वापस आया और 2000 रुपया नगद, यहां लिख दीजिए 2000 रुपए का, क्या लिख दीजिए? 2000 रुपए का माल वापस आया और 2000 रुपया नगद दिया। तो बताइए ये सेल्स रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है? सेल्स रिटर्न है। कस्टमर हमारे पास वापस क्या किया है? ला दिया है, तो ये संपत्ति आएगा ना जी। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और क्या? टू कैश लिखिए या फिर कैश अकाउंट लिख दीजिए, केवल कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना? 2000। अगर ये मान लीजिए कि नगद हम नहीं देते तो क्या होता? बैंक से देते के द्वारा देते, तब क्या हो जाता? ये कैश की जगह पर बैंक हो जाता। ठीक है। अब मान लीजिए कि बैंक से भी नहीं देते तो फिर यहाँ पर ग्राहक का नाम लिखते। फिलहाल यहाँ ग्राहक का नाम नहीं है तो क्या लिखते? अब बताइए। तो ग्राहक का नाम तो लिखेंगे, ठीक है ना? नहीं मालूम है ग्राहक का नाम तो ग्राहक को डेटर कहते हैं, सन्ड्री डेटर। माने मालिक, माने ग्राहक का नाम अगर मालूम रहता है कि अरुण है तो सन्ड्री डेटर के जगह पे क्या कर देते? अरुण लिख देते कि अरुण को से माल वापस आया है। लेकिन यहाँ नहीं क्लियर हो रहा है कि किस माल से माल वापस आया है, तो क्या लिख देंगे? सन्ड्री डेटर लिख देंगे। सन्ड्री डेटर का मतलब जो माने ग्राहक मान लीजिए उसको, जो पैसा देने वाला होता है, देनदार है, ठीक है? ग्राहक, ठीक है जी। तो कई बार होता है कि अब इसमें पता नहीं चल रहा है कि किससे वापस आया है, तो वहां पर उधार भी है, ये भी नहीं पता चल रहा है कि कैश दिए हैं, तो फिर उधार ही मानेंगे उसको और क्या करेंगे? सन्ड्री डेटर लिखेंगे, महाजन सॉरी नाम की जगह पर सन्ड्री डेटर लिखेंगे। ठीक है जी। मान लो कि अगर सन्ड्री डेटर नहीं आते तुम क्या करते? XYZ करते, यही ना करते? XYZ मान लेते भाई XYZ को से वापस आया, तो वही XYZ जो कह रहे हो भाई, इसका सही तरीका ये होगा कि कस्टमर है, कस्टमर को क्या लिखते हैं? सन्ड्री डेटर लिखते हैं। बोलिए, क्लियर है? हम दिए हैं माल, हाँ, मालिक का नाम नहीं पता, तो सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। देखो दो वर्ड याद कर लो, सन्ड्री डेटर, डेप्टर लिखा जाता है, और एक क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री का मतलब क्या होता है? विविध। भारत विविधताओं का देश है, याद है? हाँ, ठीक है। तो विविध का मतलब कई प्रकार के, विविध का मतलब कई प्रकार के। तो विविध का मतलब है विविध देनदार, मतलब खाली कस्टमर को नहीं कहा जाता है, वैसा आदमी जो पैसा देने वाला है। तो कई प्रकार के लोग हो सकते हैं, मेरा दोस्त भी हो सकता है क्या? पैसा देने वाला, पैसा लिया था ऐसे ही, हम उसको लोन नहीं माने हैं, तो भी तो मेरा क्या हो गया? वो सन्ड्री डेटर हो गया ना क्या? तो देनदार का मतलब पैसा देने वाला, और लेनदार का मतलब पैसा लेने वाला। तो लेनदार कौन होगा? सॉरी, मेरा ग्राहक होगा, मालिक होगा ना, जिससे हम माल खरीद के ला रहे हैं, मेरा लेनदार होगा। और देनदार का मतलब हो गया क्या? हमको कोई देने वाला जो है वो। विविध दोनों में लगेगा, विविध का मतलब, सॉरी गलत हो गया, क्रेडिटर गलत हो गया है।
क्रेडिटर लिख दिए वो सन्ड्री का याद हो गया, लिखा गया है क्रेडिटर। ठीक है, क्लियर है? बोलिए। तो याद रहेगा। वैसे आप अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहते हैं तो सन्ड्री डेटर को ग्राहक कह लीजिए और सन्ड्री क्रेडिटर को क्या कह लीजिए, महाजन कह लीजिए। लेकिन किसी से लड़ मत जाइएगा कि ना भाई क्रेडिटर को महाजन ही कहते हैं, नहीं, वो देनदार है। देनदार महाजन भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है ना जी। उससे आप माल नहीं खरीदे, आप महाजन किसको कहते हैं, जिससे माल खरीदते हैं। बस पैसा देने वाला होना चाहिए, वो देने वाला, वहां पर क्या हो गया, वो क्रेडिटर हो गया। लेने वाला होगा, सॉरी, देने वाला है तो डेटर हो गया, लेने वाला है तो क्रेडिटर हो गया। याद है? याद रहेगा जी। बोलिए। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, बढ़े आगे। अब आइए एक्सपेंस। भाई नॉमिनल का नियम बताइएगा। एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट कर देते हैं। इनकम का नाम आएगा तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एक्सपेंस के बदले में, एक्सपेंस तो नाम मात्र खाता है। एक बात, जैसे सैलरी मिला या सैलरी दिया है ना जी, तो दिख तो रहा है खाली सैलरी, लेकिन इसमें क्या छुपा हुआ है, कैश या बैंक छुपा होगा, या तो नगद मिला होगा, नहीं तो बैंक से मिला होगा। क्या? तो अक्सर खर्च के साथ क्या होता है, खर्च के साथ आपका कैश या बैंक छुपा रहता है। नहीं छुपा होगा तो कब उधार होगा वो आगे बात मिलेगा, फिर हमको देखते हैं। पहले फिलहाल एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। ये व्यय है, खर्च का भुगतान करना। सुरेश को मार्च महीने का वेतन दिया गया। असल में क्या हुआ है, असल में हुआ केवल है कि भाई वेतन दिया गया है। क्या किया गया है, वेतन दिया गया है। तो सैलरी पेड अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अब ये मार्च महीने का दिया गया है कि जनवरी महीने का दिया गया है, ये सब बात कहाँ लिखेंगे हम लोग, नारेशन में लिखेंगे। बीइंग सैलरी पेड टू सुरेश फॉर मार्च मंथ। क्यों हम यहाँ पर मार्च सैलरी क्यों नहीं लिख सकते थे, नहीं, यहाँ मार्च सैलरी क्यों नहीं लिख सकते हैं, फरवरी सैलरी क्यों नहीं लिखेंगे? अब देखिए, आपको पहले भी बताया हमने कि टी का एक एग्जांपल दिया था कि टी जब हम लोग पिए थे तो भाई महीने दी का टी का रिपोर्ट तैयार किए थे कि कितना चाय पिया अभी तक। ठीक, अगर मान लीजिए सब जगह टी लिखा हुआ है तो कितना आसानी से आप टी 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 खोल दिए। अब लिखा होगा कि MBA टी, कहीं लिखा होगा BA टी, तब खोजने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा, खोजने में दिक्कत होगा। इकट्ठा भी करिएगा तो सब एक तरह का नहीं नाम दिखाई देगा, कोई BA टी दिखेगा, कोई MBA टी दिखेगा, क्या समझ रहे बात ना, कोई CA टी दिखेगा। तो नाम अलग होने की वजह से आप काम एक ही से है, वो चाय ही, लेकिन कंफ्यूज कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना जी। तो उसीलिए यहाँ पर सैलरी ही लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि आप लिखिएगा तो मार्च का लिखेगा, अप्रैल का लिखेगा, सब सैलरी है, लेकिन लिख रहे हैं क्या, मार्च सैलरी, अप्रैल सैलरी। तो एक जगह इकट्ठा करने में दिक्कत होगा कि भाई आप मार्च सैलरी में अप्रैल सैलरी क्यों लिखिएगा, नहीं ना लिख सकते हैं जी। इसीलिए केवल क्या किया जाता है, सैलरी लिखा जाता है। और जब सैलरी का रिपोर्ट बनेगा तो जितना जगह का सैलरी होगा सब एक जगह आके इकट्ठा हो जाएगा। इसीलिए कॉमन नाम रखा जाता है, वो मार्च, फरवरी, अप्रैल ये सब नहीं लिखा जाता, नरेशन में लिखा जाता है। कंफ्यूजन क्लियर हो गया जी? बोलिए। अब जैसे भाड़ा है, तो मान लीजिए कि दिल्ली से माल खरीद के ला रहे हैं तो दिल्ली का भाड़ा लिखेंगे, अब कलकत्ता से माल आ रहा है तो कलकत्ता का भाड़ा लिखेंगे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो आपसे जोड़ा जाएगा, भाई टोटल बताइए भाड़ा कितना हुआ, तो दिल्ली का अलग जोड़ के बताना पड़ेगा, कलकत्ता का अलग जोड़ के बताना पड़ेगा, है ना। और अगर सबको भाड़ा ही लिखे रहते तो एक के बार में सब एक जगह सब जोड़ा गया रहता, क्या जी। तो इसलिए जहां नाम कॉमन हो सकता है वहां पर नाम कॉमन कर दिया जाता है। समझ में आ रहा बात जी? तो सैलरी पेड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। बीइंग सैलरी पेड टू सुरेश फॉर मार्च मंथ। यहाँ क्लियर हो जा रहा है, मार्च महीने का पेमेंट दिया जा रहा है, काम खत्म, ओके है। दूसरा, फरवरी महीने का 2000 रुपया बिजली बिल जमा किया गया है। काम तो हुआ, बिजली बिल जमा किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, खर्चा है तो डेबिट जाएगा जी। और कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। नरेशन, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फॉर फरवरी मंथ। नेक्स्ट, मकान मालिक को मकान किराया 12,000 रुपया चेक के द्वारा दिया गया है।
भाई मकान किराए को क्या कहते हैं? रूम रेंट कहिए, खाली रेंट कहिए। रेंट पेड अकाउंट डेबिट 12,000 रुपया। कैसे दिए? चेक से दिए हैं। तो चेक हो, एटीएम हो, बैंक के थ्रू हो, ऑनलाइन थ्रू हो, सबके जगह पे क्या लिखते हैं? बैंक का नाम लिखते हैं। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट बीइंग रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड बाई चेक नंबर 004। तो जब चेक की बात की जाती है तो चेक नंबर लिख दिया जाता है। कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जाता है तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में उसका कोई ना कोई नंबर क्या कर लिया जाता है? नोट कर लिया जाता है ना। क्यों नोट किया जाता है भाई? अब मान लो आप कह रहे हो सर हमको पेमेंट आप दे दिए हैं, हम दे दिए हैं। हम कहेंगे भाई पेमेंट कब दिए हो? तो डेट से मिलाओगे। मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है कि आज आप पेमेंट किए हो लेकिन वो पेमेंट मेरे पास पहुंचा है कब? कल। आप तो पेमेंट अपने दिन आज में चढ़ा दिए, हमारे पास आया है कब? आप आज का डेट हमसे खुजवाओगे, आज का ना खुजवाओगे, जबकि पेमेंट कब आया है? कल का आया है। तो फिर कैसे पता चलता है? ट्रांजैक्शन आईडी होता है, तो ट्रांजैक्शन आईडी मिला जाता है किस आईडी से आया। हर ट्रांजैक्शन आईडी अलग यूनिक होता है ना जी। तो ट्रांजैक्शन आईडी मैच किया जाता है। जब ट्रांजैक्शन आईडी मैच कर जाएगा तो समझ में आ जाएगा अच्छा ये पेमेंट आया है लेकिन आज नहीं आया है, नेक्स्ट डे आया है। तो उसमें लिखना पड़ता है ना ट्रांजैक्शन आईडी। तो उसी तरह से आपको ऑनलाइन वाले में जब भी हो तो कोई ना कोई यूनिक चीज उसके अंदर रहता है, कोई यूनिक नंबर रहता है, वो आप लिख सकते हैं। जैसे चेक में चेक नंबर रहता है, यूनिक रहता है। फोन पे करोगे तब भी ट्रांजैक्शन नंबर आता है, तुम्हारे पास आता है। मान लो तुम ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो तो ट्रांजैक्शन नंबर आता है। वही तो तुम नोट करके रखते हो ताकि अगर नहीं पेमेंट गया, कट गया तो उसी पर ऑब्जेक्शन करोगे कि ये मेरा क्या हो ट्रांजैक्शन नंबर है, मेरा पेमेंट कट गया। बात समझ आ गई है? तो चेक नंबर वगैरह लिखना जरूरी होता है। क्लियर है? बोलिए आगे बढ़ा जाए। ये सब खर्चा वाला है बाबू। अच्छा ये देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 100 रुपया एटीएम चार्ज काट लिया गया है। आपको पता भी नहीं है काट लिया गया। कहां से कटा होगा? बैंक से ना कट गया होगा, मेरे अकाउंट से कट गया होगा। तो भाई एटीएम चार्ज अकाउंट डेबिट, अब कटा कहाँ है? तो बैंक से। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट बीइंग एटीएम चार्ज डिडक्टेड बाय एसबीआई। क्लियर? अयुब अब आया आय पाने का मतलब इनकम होगा। इनकम को कहाँ रखेंगे? क्रेडिट में। चल भाई, मोहन से मार्च महीने का 1,000 रुपया का कमीशन पाया तो कमीशन आया है, कमीशन इनकम है, कमीशन क्रेडिट में रहेगा। पैसा के रूप में आया, कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट क्रेडिट बीइंग कमीशन रिसीव फ्रॉम मोहन फॉर मार्च मंथ। क्लियर? कोई डाउट? अच्छा, बोनस के रूप में 12,000 रुपया का चेक प्राप्त हुआ है, चेक नंबर 0005। तो बोनस तो इनकम है, क्रेडिट साइड में रहेगा। आया कहाँ है वो? बैंक में। भाई चेक से आया तो बैंक में ना आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, अब बोनस अकाउंट क्रेडिट बीइंग बोनस रिसीव्ड बाय चेक नंबर 005। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 150 रुपया इंटरेस्ट दिया गया है। इंटरेस्ट जो दिया गया वो कहाँ आएगा? बैंक में आएगा। बैंक पाने वाला बैंक डेबिट और इंटरेस्ट इनकम है क्रेडिट। ठीक है? बैंक इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एसबीआई बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई यहाँ लिखा गया। ठीक है? यहाँ तक बात समझ आया? इनकम होना या एक्सपेंस होना। ठीक है? अच्छा थोड़ा सा एक चीज और समझ लो इसमें, एक्सपेंस और इनकम के नाम पर थोड़ा और। मान लो कि तुमको खर्चा होना है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना है। कब का? जमा करना था 5,000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी बिल और पता चला कि पैसा खत्म हो गया। बिल तो आ गया है आपके पास, बिल क्या हो गया है? आ गया है और आप दे नहीं पा रहे हैं तो आपके ऊपर एक उधार हो गया ना जी। तो वो उधार नहीं हुआ, असल में आपके ऊपर एक तरह का कर्ज हो, नहीं कर्ज हो गया, सधाना तो है उसको। तो इसको किया क्या जाता है? जैसे मान लो कि अभी बिल तो आ गया है लेकिन पैसा नहीं दे सकते हैं, आप अभी नहीं दे सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे? इसको कर्जा में बदल देंगे। खर्चा है, किसमें बदल देंगे? कर्जा में। ये खर्च है और इसको कर्ज में बदलना है। पेबल, पेबल एक तरह का क्या हो गया? मैंने कर्जे ना हो गया जी। भाई हमको देना है,
समझ में आ गया? इसको क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, बहुत आसान है। क्या खर्चा है ना, खर्चा कहाँ रहता है हमेशा? डेबिट में रहता है। बिल अकाउंट डेबिट, और पैसा नहीं दे रहे हैं जी, तो उसके जगह पर क्या कर देंगे? बिल, खाली बिल्स पेएबल भी लिख सकते हैं, केवल बिल्स पेएबल भी लिख सकते हैं। अकाउंट सॉरी अकाउंट क्रेडिट कितना? अच्छा, ये चेंज हो गया जी, चेंज तो हो गया। अब जिस दिन आपके पास पैसा हो रहा है तो क्या एंट्री बनाइएगा, बोलिए? इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो रेड कलर से लिख रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ? अब ये बिल रहा ही नहीं, ये किसमें बदल गया है? पेएबल अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट क्रेडिट कितना? थोड़ा सा टेक्निकली अगर सोचिएगा, जरा देखो, इलेक्ट्रिसिटी बिल फिर ये चारों एंट्री में कहीं है क्या? नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल 2 बार आ रहा है, एक सीआर है और दूसरा क्या हो गया? डीआरआई, क्रॉस कर गया एक दूसरे से। एंट्री वापस क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। पहले ये बदला, और फिर बदले हुए को पेमेंट कर दिए, तो फर्क तो बस इन्हीं दोनों को पड़ा। ओके है? तो जब मान लिया कि ऐसा सिचुएशन आ जाए, गरीबी आ जाए, पैसा उसा नहीं है वो, तो फिर क्या करेंगे? खर्चा को पेएबल बना देंगे। ठीक है? अगले महीना जब पैसा बरसेगा तब क्या किया जाएगा? तब फिर उस पेएबल को पेड कर देंगे। पेएबल को क्या कर देंगे? पेड कर देंगे। बात समझ में आ गई? बोलिए। पेएबल का मामला क्लियर जी? ऐसा ही हो सकता है क्या रिसीवेबल में? मतलब आपको इनकम होना था, आपको क्या करना होना था? कमीशन मिलने वाला था, लेकिन पता चला कि भाई मिला नहीं ना जी, तो ये तो आय था। ठीक है जी? और इसको कन्वर्ट कर देना किसमें? भाई आएगा, आया नहीं है लेकिन आएगा जरूर। आप उसको क्या मान लेते हो? अपना मान लेते हो, भाई आएगा जरूर। क्या? अब उसके नाम पर तुम लोग से पैसा भी वसूलने लगते हो, भाई आप दे दीजिए, आएगा तो हम दे देंगे। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? मतलब ये समझ रहे हो कि तुम ये समझ रहे हो कि मेरे पास तो उतना संपत्ति है, ये कब ना लोग से तुम उतना उसके नाम पर कर्जा ले रहे हो। उस जो आने वाला था आया नहीं है, लेकिन फिर भी तुम क्या मान रहे हो? उसको अपना संपत्ति मान रहे हो। नहीं, संपत्ति मान रहे हो ना, तो आय को किसमें बदलना पड़ेगा जी? अरे अभी तो बताया। संपत्ति, समझ में आ गया बात? संपत्ति हो गया, यही क्या हो गया? आय। ठीक है जी? रिसीवेबल कर्ज का उल्टा संपत्ति ना होगा जी। कर्ज का उल्टा क्या? बस एंट्री कैसे बनाते थे? अगर आय होता, मान लिया कि अगर होता तो क्या बनाते? कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट क्रेडिट। नहीं हुआ है तो क्या करोगे? बोलो। कैश की जगह पे क्या लिखोगे? एक कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और कमीशन अकाउंट क्या? क्रेडिट। चलो मान लो बीइंग कमीशन मेक्स रिसीवेबल, मेड रिसीवेबल, माने कमीशन क्या बन गया? रिसीवेबल बन गया, मिला नहीं है, मिलने योग्य बन गया, मिलने योग्य बन गया। ठीक है? जैसे पेबल देने योग्य बन गया। बकाया में एक आउटस्टैंडिंग में लिखा है। ये समझ आ गया जी? बोलो भाई। अच्छा चलो, वो दिन आ गया जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। रिसीवेबल जो पैसा था अब मिल रहा है, तो क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट, और क्या? कमीशन
रिसीवेबल, अकाउंट, क्रेडिट। ठीक है जी, वो स्पेलिंग वगैरह देख लेना थोड़ा सा, वो पेन नहीं चल रहा ठीक से। अब देखो ये वाला ये कट जाएगा, किसको काटेगा? अगर क्रॉस वेरिफिकेशन करना हो तो देखो ये और ये कट गया, ये डेबिट में था, क्रेडिट में आ गया, इसका वैल्यू खत्म। आ गया क्या? कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, बोलो। मैंने समझाने के लिए बता रहे हैं, ज्यादा क्रॉस में ज्यादा फंसा नहीं है। आप बस बना दो कि भाई नहीं आया पैसा, रिसीवेबल बना देंगे, जब आएगा तो रिसीवेबल को रिसीव करेंगे। ये नहीं कि एक बार रिसीवेबल बना दिए आप फिर इसी को रिसीव कर रहे हैं, नहीं भाई, इसको तो आप इसमें चेंज कर चुके हो, तो रिसीव करोगे तो किसको करोगे? इसको करोगे ना। जैसे पेबल जब बना दिए तो जब पेड करोगे तो किसको पेड करोगे? पेबल को पेड करोगे। बिल तो तुम्हारा खत्म, पेबल में बन गया वो। क्लियर है? बताइए। अब रहा बात आउटस्टैंडिंग का। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, वही चीज है। जैसे पेबल बनाए ना, वही सेम चीज आउटस्टैंडिंग, सेम। ठीक है, क्लियर है जी? तो भाई ये आय और इनकम का मतलब आय, इनकम और व्यय और खर्च का कहानी समझ में आ गया? रिसीवेबल अगर ये भी होता है, आप कहोगे सर उधार हो सकता है कि नहीं? कोई कहेगा खर्च उधार हो सकता है कि नहीं? हाँ हो सकता है। उधार नहीं कहा जाता है, उसको क्या कहता है? पेबल कहा जाता है। क्या कहता है? इनकम उधार हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ उधार हो सकता है, लेकिन उसको उधार नहीं कहा जाता, उसको क्या कहा जाता है? रिसीवेबल कहा जाता है। समझ में आ गया बात? बोलिए, क्लियर है मतलब वही, लेकिन इसको उस नाम से नहीं जाना जाता है, कर्ज उधार के नाम से नहीं जाना जाता है, इसको पेबल और रिसीवेबल देने योग्य और लेने योग्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी? जी बात समझ में आ गई? बताइए। अभी तक तो समझ में आ रहा है, क्लियर है?